देखो बेटा, एयर का मोलर मास हमको निकालना है जिसमें बोल रहा है वो 80% नाइट्रोजन है, रेस्ट O2 है। मतलब जो एयर है उसमें दो ही गैसेस प्रेजेंट है, उसमें अज्यूम क्या है ऐसा, N2 एंड O2। N2 कितना है 80%, तो मैं मान सकता हूँ 80 ग्राम। रेस्ट O2 है मतलब 20% होगा, मतलब ये 20 ग्राम। तो ये क्या गिवन मास है ना, मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। मोल्स भी क्यों कैलकुलेट करना, हम तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे। इसका मोलर मास हमें पता है, N2 का कितना होता है 28, O2 का कितना होता है 32। तो M एवरेज कैसे निकाल लेंगे, 80 इंटू 28 प्लस 20 इंटू 32 अपॉन 100। इजी है, बोलो। यस सर। एक और क्वेश्चन देखो, इफ द एवरेज, एवीजी लिख देता हूं मैं, मोलर मास of a gaseous mixture containing, बेटा म्यूट हो जाओ जो भी अनम्यूट है, containing SO2 and SO3 is 75, then determine the percent composition of mixture by mole। मुझे एक बात बताओ, ये पिछले वाला क्वेश्चन नोट कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन हो गया था। सॉल्यूशन ये था इसका, सिंपल है, एयर में दो ही गैस बता रहा है, 80% N2 था, 20% ऑक्सीजन था। हमने 80 ग्राम मान लिया, उसको 20 ग्राम मान लिया। मोलर मास दोनों का पता है, फॉर्मूले में रखा, एम एवरेज आ जाएगा। इसमें भी सेम है, हमें एम एवरेज दे रखा है 75। ठीक है, क्या निकालना है, ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला याद है ना, M1A प्लस M2B अपॉन A प्लस बी। ए एंड बी की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे देखो, ये मिक्सचर है हमारा, मिक्सचर में दो गैस है, SO2 एंड SO3। SO2 का मोलर मास बताओ कितना होगा, SO2 का मोलर मास हो जाएगा 64 और इसका कितना हो जाएगा 80। क्लियर है। इसका अगर मैं परसेंट अबंडेंस बताऊं या मोल परसेंट बताऊं, तो इसको मैं मान लेता हूं x, इसको क्या मानूंगा फिर 100 माइनस x। क्लियर। एम एवरेज कितना दे रखा है, एम एवरेज दे रखा है हमें 75, इक्वल टू क्या कर देंगे 64x प्लस 88,000 माइनस 80x अपॉन 100। ऐसे ही करेंगे ना राघवेंद्र। ये क्या किया मैंने यार, 64 इंटू एक्स प्लस 80 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100, इसको मैंने सोल्व करके डायरेक्ट लिख दिया। क्लियर है। यस सर। तो ये आ जाएगा 8,000 माइनस 7,500, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 16x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 500 डिवाइड बाई 16। क्लियर। तो ये किसकी परसेंट आ जाएगी, ये SO2 की परसेंट आ जाएगी। तो SO3 की परसेंट क्या आएगी, 100 माइनस 50, 100 डिवाइड बाई 60। क्लियर है। यस सर। यस Yes, सर। नोट करो, नोट करो। ये लो बेटा, सिद्धार्थ, सिद्धांत, वैभव, यश। यस सर।
क्या हुआ सर? क्रिश मिहिर वीडियो ऑफ हो गया था बेटा, और कुछ नहीं हुआ। यश कीर्तिकर, वैभव सिंह, सिद्धांत तंवर। वीडियो ऑन क्यों है बेटा, वीडियो ऑफ क्यों है बेटा? सर का नेटवर्क इशू है। पृथ्वी पाटिल, रजत, सामिक। बेटा किसी दिन आप ऐसा बोलते हो तो ठीक है, लेकिन मुझे अब आपके लोगों के नाम याद हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम से आप नेटवर्क का थोड़ा ठीक करना, क्योंकि इसमें आपकी प्रॉब्लम है। आपको पता नहीं कि कब तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलेगी। ठीक है ना, नेटवर्क की वजह से आपको कितना प्रॉब्लम होता होगा। ये तो एक ही क्लास में हो रहा है, आपको तो दिन भर 10 क्लासेस लेनी पड़ती होगी। ठीक है, तो ये नेटवर्क इश्यूज को ठीक करवाओ अपने। हो गया ये वाला पेज, ये सॉल्यूशन था इसका। यस सर। क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, इसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या होती है बेटा? डेंसिटी ऑफ अ गैस, डेंसिटी ऑफ अ गैस with respect to hydrogen, with respect to hydrogen। ठीक है, वेपर डेंसिटी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो ये होगा डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है, सिंपल है। बट ये वेपर डेंसिटी है ना, हम कैलकुलेट तभी करेंगे जब हमारा जो टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा नहीं है कि हमने डेंसिटी ऑफ गैस अलग प्रेशर टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अलग टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कैलकुलेट किया। दोनों सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कैलकुलेट करेंगे तब वेपर डेंसिटी निकलेगी। ठीक है, ये तो इसका था थ्योरेटिकल वाला फॉर्मूला जो हमें याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अब इसका जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो डिराइव करते हैं। डेंसिटी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन सभी को पता है क्या होती है? पीवी इक्वल टू एनआरटी, यस सर। है ना? पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब ये एन को क्या मैं मोलर गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख सकता हूँ, आरटी। यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वी को तो यहाँ पर ले जा रहा हूँ और एम को यहाँ ले जा रहा हूँ। इसको लिख रहा हूँ पी एम इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी आर टी, ऐसा लिख सकता हूँ। बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो सर। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बाई वी, वेट अपॉन वॉल्यूम। ये डब्ल्यू क्या है? मास ऑफ गैस, मतलब गिवन मास ऑफ गैस, और वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस। तो मैं इसकी जगह अब डी यूज कर लूं, पी एम इक्वल टू डी आर टी। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो ये बना है हमारा, पी एम इक्वल टू डी आर टी। क्लियर? यस सर। इरेज करूं बेटा? नो सर। बच्चों तुम डाउट पूछने नहीं आते हो काफी, मेरे को बीबी वन के बच्चे ही नहीं दिखते डाउट क्लास में। कल सुरभि आई थी बस, और कोई नहीं आया। हाँ, क्या दिक्कत है? एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर रहे हो क्या नहीं सर, सॉल्व कर रहे हैं ना। बेटा? उधर पनवेल वाले इतने बच्चे पढ़ते हैं, हर रोज मेरी 2 डाउट क्लास लगती है। उधर वाले मेरे को छोड़ते नहीं है खाली,
इतने बच्चे आते हैं। यहाँ वाली की डाउट क्लास में भी पनवेल वाले भी आते हैं, क्योंकि यहाँ वालों को तो डाउट ही नहीं आते हैं, या तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है या फिर क्वेश्चन ही नहीं कर रहे। तो बेटा एक्सरसाइज सोल्व करो, रोज का आपको टारगेट बनाओ कि रोज के कम से कम 5 डाउट पूछने। 5 डाउट करने के लिए 5 डाउट सोल्व कर 5 डाउट तभी आएंगे जब आप 50 क्वेश्चन करोगे रोज, है ना। डाउट क्लास में आओ तो ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, नहीं तो परफॉर्मेंस डाउनग्रेड होती जाएगी। इरेज करूं बच्चों, यस सर। वरना मेरा कुछ नहीं जा रहा है। नहीं आओगे तो मेरे लिए बढ़िया है, आराम से खाली बैठा रहूंगा डाउट क्लास में भी। आओगे तो मेरा तो काम बढ़ रहा है ना, तब भी मैं बोल रहा हूँ देखो, ताकि आपका कुछ अच्छा हो जाए। कर दो इरेज। देखो अब इसी फॉर्मूले से मैं डेंसिटी ऑफ गैस निकाल सकता हूँ। क्या हो जाएगा, PM अपॉन RT। M किसका होगा, ये गैस का होगा। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा, PM ऑफ H2 M ऑफ H2 अपॉन RT। तो वेपर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ गैस मतलब PM गैस अपॉन RT अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो PM H2 अपॉन RT। देखो RT से RT कट, P से P कट, तो ये क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस। एक मिनट रुकना बेटा। देखना बेटा, तो ये क्या फॉर्मूला आ जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ H2 कितना होता है 2, तो ये वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यहाँ से हम मोलर मास ऑफ गैस का फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मतलब अब वो क्वेश्चंस में हमें वेपर डेंसिटी भी देना, तो हमको घबराना नहीं कि डेंसिटी दी है मास कैसे निकाले, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोलर मास ऑफ गैस आ जाएगा। क्लियर, यस सर। नोट करो। ये पूरा सिंपल सा डेरिवेशन सर, समझ आया ना, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। PM इक्वल टू DRT, यहाँ से हमने डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल लिया PM अपॉन RT, और डेंसिटी ऑफ गैस और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लिया, वेपर डेंसिटी के फॉर्मूले में रख दिया, तो वेपर डेंसिटी का ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, करे क्वेश्चन अब। Yes, यस sir. सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो। सर एक मिनट पीछे करो ना। डन सर। The vapor density of a mixture containing, क्वेश्चन साथ साथ लिखना बेटा, NO2 and N2O4 is 27.6. The mole percent of NO2 in the mixture will be. सिंपल सा क्वेश्चन है, रीड करो फिर करने लगो, फिर मैं बता दूंगा। वेपर डेंसिटी दे रखी है, इसका क्या मतलब है, इससे हम इसका M एवरेज निकाल सकते हैं। M एवरेज निकाल लोगे तो उस टाइप के तो क्वेश्चन हमने काफी सारे कर लिए, करके देखो जल्दी। अथर्व, आकाश, राघवेंद्र, क्या हुआ ध्रुव, सर? बेटा डरो मत, मैं पूछ रहा हूँ, समझ आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है। सारंग, आर्यन, हाँ सर। आ रहा है ना क्वेश्चन, समझ आया आर्यन।
सर मेरे कल की वो लेक्चर मिस हो गया था तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। तो बेटा लेक्चर मिस हो जाए ना तो आप सुबह सुबह यूट्यूब खोल लिया करो ना एक बार। यूट्यूब पर रात को ही अपलोड हो जाता है। अब ये वाला पूरा लेक्चर भी आपका बिगड़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे। देखो मैं बता देता हूँ, एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है एम एवरेज का। वो होता है M1A प्लस M2B अपॉन A प्लस B। इसी फॉर्मूले के ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी दूसरा फॉर्मूला हमने निकाल लिया है वेपर डेंसिटी का, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन। इन दोनों फॉर्मूले से ही क्वेश्चन होगा। देखो करके बताता हूँ। किस किस का हुआ? नहीं हुआ क्या किसी का? कर रहा हूँ सर। वेप वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितना दे रखा है? 27.6। तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 27.6, तो ये हो जाएगा 55.2। ठीक है, मिक्सचर है जिसका मास दे रखा है 55.2। दो गैसेज है उस मिक्सचर में, एक तो है NO2, एक है N2O4। NO2 का मोलर मास क्या होगा? 24 प्लस 32, सॉरी 14 प्लस 32, 46 है ना। N2O4 का 64 प्लस 28 टू 92। ठीक है, मोल परसेंट बतानी है। मोल परसेंट को हम मान लेंगे क्या? इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे 100 माइनस x। एम एवरेज कितना दे रखा है? 55.2 इक्वल टू 46 इंटू एक्स मतलब 46x प्लस 92 इंटू 100 माइनस एक्स, तो 92 100 माइनस 92x अपॉन 100। क्लियर? यस सर x क्लियर। की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अप्रोक्स 80%। मतलब यही हमारा आंसर है क्योंकि x ही क्या था हमारा? NO2 का परसेंट। आया परिन? समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। किया नोट? नो सर। सर आपने उधर 46x प्लस क्या लिखा है? 9200 90, लिखा ना सर? हाँ ये ओके सर। 92 को हमने 100 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया। फॉर्मूला था ना M1B, तो ये B की वैल्यू है, ये A की वैल्यू है। ठीक है, यस सर। आपको मेरा वीडियो विजिबल है ना? एक सेकेंड, बोलो कौन बोल रहा था? सर मैं आकाश। हाँ आकाश। कर दो इरेज बच्चों। यस सर। यस सर। चलो अब ये वाला क्वेश्चन आपको समझना। देखो क्वेश्चन करने का फिर से तरीका बताता हूँ। पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या है उससे आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और फिर सोचना है कि निकालना क्या है। ठीक है, मिक्सचर कंटेनिंग N2 and O2 at 180 and 300 Kelvin is 1.25 gram per liter. Calculate the molar composition of gaseous mixture
ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है। ये क्या है, प्रेशर है ना, ये क्या टेम्परेचर है, और ये क्या डेंसिटी है। इन सभी के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने, PM इक्वल टू DRT। ये डेंसिटी बेटा वेपर डेंसिटी नहीं है ना। वेपर डेंसिटी के लिए वो पूरा बोलेगा वेपर डेंसिटी, है ना, डेंसिटी के लिए वो नहीं बोलने वाला है। PM इक्वल टू DRT, प्रेशर कितना दे रखा है 1 atm, मोलर मास तो निकालना है ना, ये निकालना है। D की वैल्यू दे रखी है 1.25, R 0.0821, टेम्परेचर 300 केल्विन। ठीक है, फिर क्या कर लोगे आप, यहाँ से M मिक्सचर निकाल लोगे। M मिक्सचर DRT मतलब 1.25 इंटू 0.0821 इंटू 300 अपॉन प्रेशर तो 1 ही सही, तो यहाँ से M मिक्सचर आ जाएगा। किया है क्या किसी ने कैलकुलेट? सर 30.7875। 30.7। तो ये जो मिक्सचर है इसका मोलर मास हमें निकल गया 30.7। इसमें दो है, एक तो है O2, एक है N2। O2 का मोलर मास हमें पता है कितना होता है 32, N2 का 28 मोल परसेंट। इसका मान लेंगे X, इसका मान लेंगे 100 माइनस X। आप तो कर लोगे, पहले जैसे ही क्वेश्चन हो गया ना अब तो, यस सर। यस yes सर। है ना। ये वाले फॉर्मूला की हेल्प से हमने मोलर मास ऑफ गैस निकाला, मोलर मास ऑफ गैस निकल गया या मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकल गया, तो हम वही पुराना M एवरेज के फॉर्मूले से आंसर निकाल देंगे, मोल परसेंट निकाल देंगे। क्लियर? यस सर। बेटा अब थोड़ा सा बोरिंग सा टॉपिक आया है, लिखना पड़ेगा, साथ साथ लिखना है ना। मैं लिखवाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, साथ साथ लिखना, टाइम वेस्ट नहीं करना है इस टॉपिक में। ये इरेज हो गया, इरेज कर दूं? यस सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक है, सर साथ साथ प्लीज लिखना है। वेट सर। बोला करो ना बेटा। श्रेया समझ आया? कर दो अब। यस सर। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पढ़ाए के ITC में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे ITC में? नो सर। ठीक है, नो सर। देखो पहला लॉ पढ़ रहे हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पढ़ा होगा बचपन में, ये तो लेवोइजियन ने दिया था ये वाला। इसका क्या डेफिनेशन है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, साथ साथ लिखना बेटा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। द टोटल मास remains conserved during a chemical reaction। इसका क्या मतलब है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के।
ठीक है, जैसे हमने एक रिएक्शन लिखी N2 + 3H2 गिव 2NH3। ठीक है, यहाँ पे कितना मास है 28 ग्राम, यहाँ पे कितना मास है 6 ग्राम, टोटल कितना मास हो गया रिएक्टेंट का 34 ग्राम। यहाँ पे भी 2 × 70 34 ग्राम। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें जितना भी रिएक्टेंट का मास होगा वो हमारे प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, इसमें 4 केमिकल रिएक्शन दी जाएगी, पूछा जाएगा कि इनमें से किसके लिए वैलिड नहीं है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपको पहले तो वो फाइंड करना है कि कौन सी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे 3H2 की जगह ये 3 नहीं लगाता तो यहाँ पे 6 ग्राम की जगह क्या हो जाता, 6 ग्राम की जगह 2 ग्राम ही होता, तो ये 30 ग्राम ही होता, 30 ग्राम 34 ग्राम के इक्वल नहीं होता ना। तो आंसर क्या होगा, जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ठीक है। अगर सारी बैलेंस्ड इक्वेशन है तो फिर देखना उनमें से कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन है, क्योंकि ये जो लॉ है ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। मैं पहले लिख लिया ये। यस सर। नो सर। जल्दी लिखो। हो गया। यस सर। चलो इसमें लिखना नोट बना के, दिस लॉ is not valid for nuclear reaction। न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में बेटा हम इसी साल पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। at some mass may get converted into energy। ठीक है, तो आपने न्यूक्लियस की वो न्यूट्रॉन की तो रिएक्शन देखी होगी, डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की, है ना। तो उसमें क्या होता है, पूरे के पूरे एलिमेंट ही चेंज हो जाते हैं, नाइट्रोजन कार्बन में चेंज हो जाएगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब मास का लॉस हो सकता है। इस वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन में ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा लॉ आ रहा है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बेटा बिल्कुल सिंपल सिंपल है, जल्दी जल्दी नोट करना बस। ठीक है, इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ elements combine in a fixed ratio of their masses to form compounds, and the ratio remains constant irrespective of the source of preparation। लिखा। अब देखो नो इसका क्या मतलब है कि कोई भी कंपाउंड है, जैसे कंपाउंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है H2।
तो जब ये 1:8 के रेशियो में कंबाइन होंगे ना तभी H2O बनेगा। मतलब ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहेगा जब जाके H2O बनेगा। अगर ये 1:16 के रेशियो में कंबाइन होते तो H2O नहीं बनता, फिर बन जाता H2O2। समझ आया? मतलब H2O चाहे वो यूएसए का हो या फिर इंडिया का हो या फिर पाकिस्तान का हो, उसमें जो मासेस का रेशियो है, इसका मास है 2 ग्राम, इसका मास है 16 ग्राम, मासेस का रेशियो हमेशा 1:80 होने वाला है। मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमेशा बाई मास 1:8 के रेशियो में ही कंबाइन होंगे तो H2O फॉर्म होगा, वरना नहीं होगा। समझ आया? जैसे CO2 है, CO2 का अगर हमें कार्बन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो चाहिए तो ये 12 ग्राम, ये 32 ग्राम, तो 3:8 के रेशियो में ही कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो जाके CO2 बनेगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 8 ग्राम 3 ग्राम कार्बन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन होनी चाहिए, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अगर कम हुई ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है। समझ आया? यस बचपन सर। में पढ़ा होगा ना कि लिमिटेड अगर ऑक्सीजन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, जो ज्यादा डेंजरस होती है हमारी हेल्थ के लिए। अगर अच्छी ऑक्सीजन होगी, एक्सेस में ऑक्सीजन होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, है ना? क्लियर? यस सर। Yes, yes sir. sir, नोट कर लिया था ये? यस सर, हो गया था नोट। चलो, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें लिखना अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when two elements combine to form two or more products, then the masses of the same elements which combines with a fixed mass of other element will always be in a simple whole number ratio। नोट करो, फिर मैं समझाता हूँ। सर आप लास्ट लेक्चर का जो पीडीएफ है वो भेज सकते हो क्या हमारे ग्रुप में? हाँ बेटा, भेज दूंगा। याद दिलाना मेरे को ना, मैसेज करके। यस सर। लिखा? 1 मिनट सर। देखो समझो, जब भी दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, है ना, और वो एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, किसी एक एलिमेंट का रेशियो ले रहे हैं जो दूसरे एलिमेंट के साथ फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हो रहा है। जैसे यहाँ पे कार्बन का हमने फिक्स्ड मास लिया, दोनों का फिक्स्ड मास 12 ग्राम है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का रेशियो लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है 16, यहाँ पर ऑक्सीजन का मास कितना है 32। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है 1:2 का। समझ आ रहा है? देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन, यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं,
टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, यहाँ पे टू प्रोडक्ट बन रहे हैं CO एंड CO2 of the same element, then the masses of the same element which combines with a fixed mass। देखो इनका मास ले रहा हूं मैं सेम एलिमेंट का, मतलब ऑक्सीजन का, जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं। ये 12 ग्राम के साथ ही कंबाइन हो रहा है, यहाँ पर O2 भी 12 ग्राम के साथ ही कंबाइन हो रहा है। तो ये हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आने वाला है, जो रेशियो आएगा। समझ आया? यस एक सर। दो और एग्जांपल बताता हूँ, नोट कर लो। ये एक एग्जांपल है सल्फर एंड ऑक्सीजन का, दो प्रोडक्ट बनाते हैं, ये SO2 भी बनाते हैं, SO3 भी बनाते हैं। अगर मैं ऑक्सीजन का रेशियो लूं, ये यहाँ पर ऑक्सीजन 32 ग्राम से ही ऐड कंबाइन हो रहा है, यहाँ पर भी 32 ग्राम से ही कंबाइन हो रहा है, तो इसका रेशियो कितना आएगा 32, इसका मास कितना आएगा 48। क्या ये सिंपल होल नंबर रेशियो है? बिल्कुल है, 2:3 का, है ना? इसी तरह से नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन भी काफी सारे कंपाउंड बनाते हैं, जैसे वो NO बना सकते हैं, N2O बना सकते हैं, NO2 बना सकते हैं, N2O3 बना सकते हैं, N2O5 बना सकते हैं। सर हमेशा होल नंबर क्यों होता है? क्या बोल रहे हो बेटा? होल नंबर नहीं, मतलब उसके अलावा क्यों नहीं हो सकता? उसके अलावा जैसे क्या बोलना चाह रहे हो? कुछ पॉइंट में आ गया अगर रेशियो होएगा तो? नहीं, होल नंबर में यही तो लॉ है, वो उसी लॉ के अकॉर्डिंग तो कैसे कंबाइन हो होता रहा है है। वैसा? अब उसके पीछे की साइंस नहीं पता बेटा यार, भगवान से जाके पूछूंगा। अभी टाइम है मेरे को भगवान के पास जाने में। कर दूं ये रेस? ये रेस क्या समझाऊं ना अभी तो इसमें। देखो यस ऑक्सीजन सर। का रेशियो लेना है, लेकिन ऑक्सीजन का रेशियो लेने से पहले हमें ये पता करना है कि क्या वो फिक्स्ड मास से कंबाइन हो रहे हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 28 ग्राम से कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। यहाँ पे तो ऑलरेडी 28 से ही हो रहा है, यहाँ पे 14 से हो रहा है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 28 से होने लगेगा। यहाँ पे 28 ग्राम से ही हो रहा है, यहाँ पे भी 28 ग्राम से ही हो रहा है। क्लियर? फिक्स्ड मास कर दिया यस अदर सर। एलिमेंट का, ऑक्सीजन का रेशियो लेते हैं। यहाँ पे 16 ग्राम है, उसको 2 से करेंगे तो 32 ग्राम आएगा। यहाँ पे 16 ही आने वाला है। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पर 32 इंटू 2 64 आने वाला है। यहाँ पर कितना आने वाला है 48, और यहाँ पर कितना आने वाला है 80। तो क्या रेशियो आ रहा है 16:32:48:64:80। ठीक है, तो ये क्या रेशियो आ रहा है 1:2:3:4:5। एक सिंपल होल नंबर रेशियो दिखा, यस है सर। ना? सर 28 किस मतलब में? बेटा देखो लॉ ये बोल रहा है कि हम किसी के मास का रेशियो लेने वाले हैं ना, तो ये पहले हमें सोचना है कि वो एक फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हो रहा है। तो सारे ऑक्सीजन नाइट्रोजन के फिक्स्ड मास से कंबाइन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन के 14 मास से, एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन के 14 ग्राम से कंबाइन हो रहा है। सभी को 28 करने के लिए मैंने जहां पर 14 ग्राम दिख रहा था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सारे नाइट्रोजन के मास कितने हो गए 28 ग्राम। एक के मास को फिक्स्ड कर दिया, दूसरे के मास को मतलब बाकी का 14 भी कर सकते हैं। देखो NO था, NO2 था, N2O था, N2O3 था, N2O5 था। ठीक है, 14 कर लो। इसको मैं 14 मान रहा हूँ, ये भी 14 है, तो इसको मैं डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो ये भी 14 आ जाएगा। इसको भी डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो ये भी 14 आ जाएगा। इसको भी डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो ये भी 14 आ जाएगा। अब देखो यहाँ तो 16 ग्राम है, यहाँ 32 ग्राम है, यहाँ पे 8 ग्राम हो जाएगा। 16 डिवाइड बाई 2 तो 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 हो रहा है ना, ये 48 24, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो रहा है 80, तो ये हो जाएगा 40। तो ये 8:16:30 24:32:40 रेशियो तो वही आ रहा है 1:2:3:4:5। दोनों में से कोई भी एक ले सकते हाँ हाँ, दोनों में से नहीं बेटा, मैं एलसीएम लेना है, मैं तो फिक्स्ड मास लेना है। चाहे मैं यहाँ पे 28 की जगह मैं कर दूं इसको 56 तो भी चलेगा।
समझे? Yes. फिक्स्ड मास लेना है, एक का फिक्स लेंगे और दूसरे का रेशियो लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ऑक्सीजन का ही रेशियो लें, हम चाहे तो नाइट्रोजन का भी रेशियो ले सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है, ऑक्सीजन के मास को फिर फिक्स करेंगे कि सारे ऑक्सीजन का मास फिक्स होगा। समझे? ठीक है। यस सर। चलो ये था हमारा तीसरा लॉ। फोर्थ लॉ है मल्टीपल प्रोपोर्शन, कर लिया ना हमने। फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। बेटा इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले एक नोट बना के लिख लो। फॉर दिस लॉ to be valid, same isotope of the element should be used। मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग आइसोटोप हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ मल्टीपल proportion is valid। पहला ऑप्शन है NaCl एंड NaBr। दूसरा ऑप्शन है CO2 एंड CH4। तीसरा ऑप्शन है H2O एंड D2O। चौथा ऑप्शन है SO2 एंड SO3। तो देखो, पहली बात तो कि इसमें दो ही तरह के एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन मतलब दो ही तरह के एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, पहले वाले में तीन तरह के Na भी है, Cl भी है, Br भी है, तो आंसर नहीं है। इसमें भी तीन तरह के, कार्बन भी, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी है, तो ये भी आंसर नहीं है। इसमें भी यहाँ पर आइसोटोप यूज कर लिया है, तो वो भी डिफरेंट हो गया, तो ये भी आंसर नहीं। इसमें देखो दो ही तरह के है ना, सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना? Yes. क्या ध्यान में रखना है, दो ही तरह के एलिमेंट होने चाहिए, उसके लिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड होगा। नेक्स्ट लॉ लिखो। सर फिफ्थ 2 मिनट लॉ एक है बार ना? पीछे जाओ ना। यस सर। कर दो रेस। यस सर। नेक्स्ट लॉ है फिफ्थ है कि फोर्थ है? फोर्थ है। द या फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ठीक है, if two different elements combine separately with a fixed mass, of a third element, the ratio of the masses in which they combine are the same, or are in simple
multiple ratio of the masses in which they combine with each other. बहुत बड़ा लो है, मैं इसको समझा देता हूँ, एक बार लिख लो। लिखा? चंद्रेश लिखा? लिख रहा हूँ। वीडियो ऑफ हो गए सभी के? सर आपका भी। अच्छा, मेरा भी। लिखा? देखो समझना है इसको। कार्बन है, वो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है? CO2 बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाता है? CH4 बनाता है। हमने एक फिक्स्ड मास लिया है कार्बन का, यहाँ पर भी 12 ग्राम है, यहाँ पर भी 12 ग्राम। अब हमें रेशियो लेना है इसका, ऑक्सीजन का एंड हाइड्रोजन का। यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या है? 4 ग्राम है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है? 32 ग्राम। मतलब या तो वो 4:32 के रेशियो में ऐड हो सकते हैं, या फिर इसी के सिंपल रेशियो में ऐड होंगे। जैसे यहाँ पे क्या रेशियो आ रहा है? 1:8 का, मतलब ये 1:8 के रेशियो में कंबाइन होकर ये H2O बना सकते हैं। या फिर वो इसी के सिंपल रेशियो में, मतलब 1:16 के रेशियो में भी कंबाइन होकर H2O2 भी बना सकते हैं। समझ आया? एक और एग्जांपल बताता हूँ। सल्फर एंड ऑक्सीजन क्या बनाते हैं? SO2 बनाते हैं। सल्फर एंड हाइड्रोजन क्या बनाते हैं? H2S बनाते हैं। दोनों जगह इसका 32 ग्राम ही, यहाँ पे भी 32 ग्राम ही। तो अब हम रेशियो किसका लेंगे? जो अदर एलिमेंट है उसका। ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना आ रहा है? 32। हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना आ रहा है? 2। मतलब 2:32 में, मतलब 1:16 में हो सकता है ये। 1:16 में होगा तो ये क्या बनाएगा? H2O2। या फिर 1:8 के में भी हो सकता है, तो ये H2O भी बना सकता है। समझ आया? मैंने यहाँ पे लिखा है the same or are in simple multiple ratio of the masses। समझ आया? यस सर। नोट कर लो दोनों एग्जांपल। बेटा जिनके जो एब्सेंट रहते हैं वो रात को ही वीडियो देख लिया करो, या फिर क्लास से पहले देख लिया करो एक बार, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको कोई ज्यादा लोड ना आए। सर एक ठीक है, सेकंड, लास्ट स्लाइड दिखा सकते हो क्या? ये लो बेटा। सर हो गया सर। चलो अब इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे? जैसे हमारे पास CO2 है, 3 कंपाउंड होंगे इसमें H2। लेकिन कंपाउंड में हम कैसे करेंगे? पहले के 2 कंपाउंड में आप कॉमन लो, यहाँ पे कार्बन कॉमन आ रहा है, तो तीसरा कंपाउंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही मिलकर बनना चाहिए, तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा। समझे? जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, SO2 H2S NH2। इसमें भी पहले सल्फर कॉमन ले रहा हूँ, तो तीसरा इन दोनों से मिलकर बना है, तो इसमें भी वैलिड है। ठीक है, कर दो इरेज। नो सर।
कर दो रेस। यस सर। मुझे बताओ इसमें वैलिड है क्या? CO2 SO2 CH2 में। बिल्कुल देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कॉमन ले रहा हूँ, तीसरा कंपाउंड कार्बन एंड सल्फर से मिलकर बनना चाहिए, बन रहा है, वैलिड है। ठीक है, इसमें बताओ CO2 SO2 CO में वैलिड है क्या? यस सर। नहीं है ना बेटा, वैलिड कहाँ से वैलिड है? ऑक्सीजन कॉमन लिया फर्स्ट टू में, तीसरा कंपाउंड सल्फर एंड कार्बन का बनना चाहिए था, जबकि कार्बन एंड ऑक्सीजन का बन रहा है, तो नहीं है वैलिड। यस सर। समझे? इसमें बताओ KI KCl KBr, इसमें वैलिड है क्या? मैंने पोटेशियम कॉमन लिया तो जो नेक्स्ट कंपाउंड होता वो ICl बनना चाहिए था, जबकि KBr बना है, तो वैलिड नहीं है। यस समझ सर। रहे हो? N2O यस सर। NO2 N2O3, इसमें वैलिड है? नहीं है, दो ही तरह के एलिमेंट है। इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड नहीं है। क्लियर? H2O NO2 NH3, इसमें वैलिड है क्या? बताओ। यस बिल्कुल, इसमें मैं ऑक्सीजन को कॉमन ले लेता हूँ, नेक्स्ट वाला नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से बनना चाहिए था, तो बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, समझ आ गई ट्रिक सर इसमें कैसे देखना मास है? मैटर नहीं करता ना कुछ भी? क्यों नहीं करता बेटा? देखो सर मतलब एक जगह H2 है और फिर में लास्ट में H3 हो यहाँ जाता है पर, वो। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किससे मिलकर, हाइड्रोजन से मिलकर बना रहा है H2, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मिलकर बना रहा है NO2। ठीक है, तो सर मुझे पहली बात तो जिसको मैं कॉमन ले रहा हूँ ना उसको मुझे फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का 32 है तो यहाँ पर भी 32 होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 32 कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे इसका मासेस का रेशियो लेना है। यहाँ पे नाइट्रोजन का मास 14 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना है 4, 4:14, ये रेशियो आ रहा है। यस सर। तो ये क्या है, 2:7 2 का रेशियो 7। है। इसमें देखो NH3 में क्या रेशियो है, NH3 में 14:3 का रेशियो है। तो मैंने बताया था कि ये जो रेशियो है ये सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो सकता है, तो 2 को मैंने क्या कर दिया, 3 कर दिया, 3:7 में। अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं सर? हाँ, समझे? ठीक है सर। मैंने यहाँ पर लिखा है ना, या तो वो सेम रेशियो में कंबाइन होंगे या फिर सिंपल मल्टीपल रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है? मतलब सर वो अप्रोक्सीमेट होगा ना उसका, एक दो आगे हाँ पीछे। हाँ हाँ, कर दो रेस, कर ही दिया। नेक्स्ट एंड लास्ट लो है हमारा, ये थोड़े से बोरिंग टॉपिक्स होते हैं, ज्यादा लिखना पड़ता है इसमें। लॉ ऑफ गैसियस सर आप वॉल्यूम्स। 2 मिनट पहले बोले थे अभी ये बोरिंग है, तो फिर में अभी और बोरिंग होगा इससे? नहीं, अब ये वाला थोड़ा अच्छा है, इसको बोलते हैं अवोगाड्रोस लॉ, अवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस हम एक इक्वेशन पढ़ते हुए हैं बार बार, क्या होती है, PV इक्वल टू nRT। अगर मैं प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, देखो मैंने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, R ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। बोलो, लिख सकता हूँ? यस सर। Yes, sir. तो यही लो है हमारा, तो लिखना है इसमें, द वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी
treated similar to the moles. ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखो रिएक्शन को रीड करना मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान देना। ये रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2NH3। इसको रीड ऐसे करते हैं, स्टोइकियोमेट्री इसके बाद वाला टॉपिक है जो मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा रहा हूँ। इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा रहा है ना, इसका मतलब है 1, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। इनको बोलते हैं बेटा स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। ये क्या बताते हैं हमें? मोल्स के बारे में बताते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 mole of N2 is react with 3 mole of H2 to produce 2 mole of ammonia। बोलो क्लियर है? Yes, कैसे sir. रीड किया मैंने? Yes, 1 sir, mole clear of है। N2 is react with 3 mole of H2 to produce 2 mole of ammonia। क्लियर? अब ये बोल रहा है कि अगर मैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कर दूं तो मैं इसको वॉल्यूम की तरह भी ट्रीट कर सकता हूँ। मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 वॉल्यूम ऑफ H2 इन केस ऑफ गैस होगा ये ओनली, याद रखना ये तीनों गैस होनी चाहिए तभी, ये आइडियल गैस के लिए निकाला है। तो मैं ये बोल सकता हूँ 1 वॉल्यूम ऑफ N2 is react with 3 वॉल्यूम ऑफ H2 to produce 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका 1 ml इसके 3 ml के साथ रिएक्ट करके इसके 2 ml बनाएगा। बात समझ आई? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं जिस तरह से मोल के बारे में बता रहा था, अगर वो गैसेस की रिएक्शन है तो मैं उसको वॉल्यूम के बारे में वॉल्यूम के तरह पढ़ सकता हूँ, लेकिन क्या कंडीशन है कि हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे इसका जो लार्ज वाला जो थोड़ा सा बड़ा इसका स्टेटमेंट है वो लिख लो। गैसेस कंबाइन इन सिंपल रेशियो of their volumes and if the product formed is also a gas, then its volume will be in simple ratio with the volume of reactant। इसका मतलब ये है कि अगर दो गैसेस कंबाइन हो रही है, जैसे N2 + 3H2 कंबाइन हो रहा है और बना रहा है वो गैस ही है, 2NH3 गैस ही बना रहा है, तो ये एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होगी। जैसे ये 1:3 के रेशियो में कंबाइन हो रही है, वो भी एक सिंपल रेशियो में ही बनेगा, 1:3:2 में बनेगा। समझे? इसका क्या मतलब है कि मैं ये सिंपल बोल सकता हूँ कि इसका 1 लीटर इसके 3 लीटर के साथ कंबाइन होके इसके 2 लीटर बनाएगा। तो बताओ, मुझसे पूछ ले कि इसका 50 लीटर कितने बनाएगा ये, तो मैं सिंपली ऐसा लिखूंगा जब 1 लीटर इसके 2 लीटर बना रहा था तो 50 कितना बनेगा? 100। समझ आया? बोलो। यस सर। है ना? और बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर गैसेस, ओनली फॉर गैसेस। जैसे मैंने एक रिएक्शन करवाई H2 + Cl2 gives 2HCl, लेकिन ये लिक्विड बना है और ये दोनों गैस थी, तो इसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। मतलब मैं ये तो बोल सकता हूँ कि 1 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन यूं नहीं बोलूंगा कि इसका 2 वॉल्यूम बनता है, क्योंकि ये ओनली किसके लिए वैलिड थी? फॉर गैसेस ओनली। समझ आया? Yes, sir. यस सर। है ना?
तो मुझे यहाँ का वॉल्यूम नहीं बता पाऊंगा मैं, ठीक है। मैं फिर क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करके इसके 2 मोल बनाते हैं। मोल मोल तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन वॉल्यूम वॉल्यूम वाली रिलेशनशिप नहीं बता पाऊंगा। समझ आया क्या यस था सर। वो गार्ड? यस सर। चलो नोट कर लो जल्दी। सर एक बार पिछला पेज दिखाऊंगा। सर हो गया। ये हुआ। नो सर कर रहा हूँ। नो सर। हो गया। यस सर। चलो एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, 10 मिनट रह गए। नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। सर स्टोइकियोमेट्री। हाँ स्टोइकियोमेट्री बेटा थोड़ा बड़ा टॉपिक है ना, हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके सर। जैसे परसेंटेज कंपोजिशन बतानी, मुझे बताना है H2O में ऑक्सीजन की परसेंट बतानी। तो क्या करूंगा मैं, ऑक्सीजन का मास 16 अपॉन टोटल मास 18 इंटू 100। सिंपल है। मुझे बताना है H2SO4 में ऑक्सीजन की परसेंटेज। तो मैं क्या करूंगा, 16 इंटू 4 अपॉन 98 इसका टोटल मास इंटू 100। इसी में मुझे सल्फर की परसेंटेज बतानी होती तो 32 अपॉन 98 इंटू 100 निकाल सकते हैं इजीली, यस सर। है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा इसका, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट in a compound is equal to mass of element upon mass of compound into 100। लिखा। यस सर। So can you say out that formula because it's not clear on my screen. Mass percent of an element in a compound is equal to mass of element upon mass of compound into 100। ये मास ऑफ एलिमेंट है ऑक्सीजन का अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। यहाँ पे हमें H2SO4 में सल्फर की परसेंट निकालनी थी, तो 32 इसका मास ऑफ एलिमेंट हो गया, मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ठीक है। Yes sir, thank you sir. क्वेश्चन देखो इसके, इस पे क्वेश्चन ये लगा आपको सीधा रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन काफी उल्टे बनते हैं इससे। जैसे एक क्वेश्चन है, इंसुलिन कंटेंस 3.2% सल्फर, सर ये कैलकुलेट। इंसुलिन वो डायबिटीज वाला इंसुलिन है ना? हाँ हाँ बेटा, और इंसुलिन है। हाँ वही है। मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन
ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मिनिमम। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, सल्फर का परसेंटेज दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.2%। अब यहाँ पे मिनिमम मोलर मास का ये मतलब है कि मिनिमम मोलर मास का क्या मतलब है कि मिनिमम एक सल्फर का एटम जरूर होगा, है ना, है ना। तो मैं यस क्या सर। करूंगा, 1 × 32, ये एलिमेंट का मास हो गया। हमें क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ इंसुलिन निकालना है, उसको मैं m मान लूं इंटू 100। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 1000। सिंपल है। सर यूनिट? अरे m की वैल्यू यूनिट ग्राम में ही होगी ना, मोलर नहीं मास। समझा सर। वेरी गुड। सर अगर ग्राम सम- होएगा तो फिर हमें 1 किलो, हाँ लिख दो, 1 किलो लिख दो। मतलब वहाँ पर 1 किलो इंसुलिन है, मतलब 1 किलो सल्फर है उसके अंदर। 1 किलो कहाँ सल्फर है बेटा, 1 किलो का 3.2% सल्फर है। ये तो मतलब इंसुलिन सॉरी का 1 किलो बेटा है ना। इंसुलिन है। हाँ वही। हाँ, देखो बेटा क्या बोल रहा है, सुनना, समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, इंसुलिन कंटेन्स 3.2% सल्फर, मतलब जो कंपाउंड है इंसुलिन उसमें 3.2% सल्फर होता है। अब वो बोल रहा है कि कंपाउंड का फॉर्मूला हमको नहीं दिया उसने, ये बोला है कि मिनिमम मोलर मास बताओ। मिनिमम का मतलब ये है कि जो हमें सल्फर दे रखा है ना, उसका मिनिमम एक एटम तो होगा, 0 होगा क्या, 0 होता तो फिर सल्फर 0% होता। नो। यस 2 सर। होता तो क्या यस उसको Yes, मिनिमम sir. मानते क्या, 2 होते सल्फर के एटम तो उसको मिनिमम मानते क्या, नहीं मानते, नो। है ना। मिनिमम तो एक ही हो सकता था, तो हमने एक ही रखा है। तो ये 1 × 32 हो गया। जैसे मैंने अभी H2SO4 में ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाला था ना, क्या किया था, 4 × 16 किया था। तो ये 4, अगर वो बोलता कि मिनिमम H2SO4, मिनिमम उस एसिड का मास बताओ मुझे, तो मिनिमम क्या करता, मैं ऑक्सीजन को 1 मानता। समझे। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन और कर लो, अच्छे से समझ जाओगे फिर। लिखना क्वेश्चन साथ साथ लिखना बेटा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अ कंपाउंड used in making rayon contains 43.8% oxygen by mass. If the molecular mass of the compound is 146, then calculate the number of oxygen atoms in one molecule of the compound. क्वेश्चन नोट करो जल्दी। किया। देखो हमें एक ऑक्सीजन सेकेंड का सर. मास, सर नहीं किया अभी ऑक्सीजन का तक। परसेंटेज दे रखा है। सर वो 146 लिखा है ना, मास ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का मास है बेटा, वो पूरे क्या कंपाउंड लिखा का है? मास 146। 146। हाँ 146। बताऊं, यस सर। तो देखना बेटा, ऑक्सीजन का परसेंटेज दे रखा है कितना, 43.8%, और हमसे पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन दैट कंपाउंड। तो उसको मैं मान लूंगा x इंटू, मुझे एक ऑक्सीजन का तो बताइए 16, अपॉन मास ऑफ कंपाउंड कितना दे रखा है 146 इंटू 100।
एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस सर। एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से 4, मतलब उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने थे 4। अब देखो अलग अलग तरह से, यहाँ पे उसने मिनिमम बोल दिया था तो हमने सल्फर के एटम 1 मान लिए थे, यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं बोला है, हमें वही पूछा है जो कितने एटम है उसमें ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के एटम एक्स मान लिए ना हमने। तो ये टोटल मास ऑफ दैट एलिमेंट हो जाएगा उस कंपाउंड में, ये राइट। समझ आया क्या निकालना था? यस सर। चलो कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, स्टोइकोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, चलो sir. बाय। Bye, Thank sir. you, sir. Bye, sir. Have a nice day, sir. Bye, sir. बाय।